नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। भारत में सभी को कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप देश के सम्मान को ठेस पहुंचाएं, सेना के सम्मान में गुस्ताखी कर जाएं। जिस सेना के देश को सलाम करता है, जिस सेना को जिसकी शहादत में पूरा देश आंसू बहाता है, उस सेना को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपमानित किया। अपने जहरीले बोल से सेना को अपमानित किया है, सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आजम अकेले नहीं है जिन्होंने देश और सेना का अपमान किया हो। कन्हैया कुमार, अरुंधति राय, प्रशांत भूषण जैसे लोगों ने अपने बयानों से देश को शर्मसार किया है। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्सपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। इनके विवादित बयान से आप समझ ही गए होंगे कि ये देश में रहकर किस मुल्क की भाषा बोल रहे हैं, इस भाषा को क्या कहते हैं। इन्हें बोलने की आजादी दी गई है, लेकिन ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये लोग जिस देश में खाते हैं, उस देश में रहकर देशद्रोह की भाषा बोलते हैं। जिस सेना को सभी सलाम करते हैं, उसी सेना का इन जैसे लोगों ने अपमान किया है। ये लोग देश में रहते हैं, भाषा दुश्मन देश की बोलते हैं। अब इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का नाम भी जुड़ गया है। हमेशा जुबान से जहर उगलने वाले आजम खान ने इस बार देश पर मर मिटने वाले जवानों पर शर्मनाक बयान देकर सेना और देश का अपमान किया है। कहीं कोई किसी के हाथ काट कर लेकर जाता है, लेकिन इस मौके पर महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काटकर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दिखाएंगे। क्या इनकी भाषा से ये झलकता है कि ये देश प्रेमी है? जब सेना का अपमान हो तो देश में उबाल आएगा ही। राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। बयान को लेकर आजम खान पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं। इस प्रकार का बयान भारत के आर्मी के खिलाफ दिया जाता है। जिस प्रकार से अभी एक दिन पहले मोदी जी और ट्रंप जी के मिलने के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है और पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधि हो रही है उसकी भर्त्सना की जाती है, आज आजम खान पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादियों के पक्ष में कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो बॉडी को म्यूटिलेट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और इंडियन आर्मी एक रेपिस्ट आर्मी है। तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप बताइए आजम खान जी का मैं क्या कहूँ, क्यों ऐसे बोलते रहते हैं? क्या न्यूज में रहने का एक तरीका है क्या? गैर जिम्मेदारी बातें फौज के बारे में प्लीज ऐसा मत बात करिए। देखिए, ऐसा है कि कुछ हमारे नेताओं का मामला ये है कि वो जब भी अपनी जबान खोलेंगे या कोई बात कहेंगे तो वो चाहेंगे ऐसी बात हो कि पूरे हिंदुस्तान में एक हमारी बात पहुंचे और किसी तरीके से हम हाईलाइट हो जाएं। उसी में से एक आजम खान साहब भी हैं, जब भी बात करते हैं इसी तरीके की बात करते हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह कहते हैं कि सेना को खुली छूट देनी चाहिए, वहीं आजम खान सेना पर रेप का आरोप लगा रहे हैं। आजम खान कुछ भी बोले, लेकिन पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी जुबान पर ताला लगा सके। क्या सेना के अपमान पर अखिलेश अब आजम पर कार्रवाई करेंगे? बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोह की भाषा बोले। कभी कन्हैया कुमार तो कभी अरुंधति तो कभी प्रशांत भूषण जैसे लोग देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या बोलने की आजादी इसलिए है कि आप देश को ही कटघरे में खड़ा कर दें? आखिर देश विरोधी बोलने वालों पर कब लगाम लगेगी,
कब तक देश में रहकर देश विरोधी भाषा बोलते रहेंगे ये? ब्यूरो रिपोर्ट APN। आजम खान का बयान सामने आने के बाद सवाल उठने लगेंगे कैसे भारत देश में किसी भी आदमी को इतनी आजादी दी जा सकती है कि वो देश की सेना के बारे में ऐसे शर्मनाक बयान दे सके। आखिरकार कैसे राजनीतिज्ञों की जुबान इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सेना की प्रतिष्ठा और सम्मान को भी चट करने को लालायित रहते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनरल फसी अहमद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी से। हमारे साथ अरुण प्रकाश हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और हमारे साथ कर्नल MP छिब्बर हैं, शहीद कैप्टन वरुण छिब्बर के पिता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। कर्नल छिब्बर, शुरुआत में आप से करूंगा कि राजनीतिज्ञों के ऐसे बयान सुनकर सेना के बारे में क्या महसूस होता है? गुस्सा आता है या शर्मिंदगी होती है कि ऐसे लोगों को चुनते हैं हम लोग? ये जो बयान दिया है इन्होंने, ये बहुत अपमानजनक बयान है हमारी भारत सेना के लिए और हमारे देश के लिए भी। अब ऐसा एक ट्रेंड या रुचि बन गई है कि जो पॉलिटिशियंस अपना एक जो राजनीतिक वजूद खो रहे हैं, उनको खतरा लग रहा है कि उनका राजनीतिक अहमियत ख़त्म हो रही है, तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जहाँ तक भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना देश की एक ऐसी सेना है जो अपनी जान और जोखम से खेल के कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी और अपने भाइयों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप कोई भी आप देख लीजिए, जितनी भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, फ्लड रिलीफ हुए हैं, फ्लड्स हुए हैं JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है पॉलिटिशियन का। कोई चीफ को सड़क का गुंडा बता देता है, तो इस ऐसे बयानों को हमें रोक लगाना होगा जी, यही मैं कह सकता हूं। अरुण प्रकाश जी, राजनीति की रवायतें बन चुकी है कि अगर आप राजनीतिक रूप से सक्सेसफुल नहीं हैं, आपको नहीं पूछा जा रहा, तो सिर्फ चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान आप दे दें। देखिए, सड़क छाप बात करना, मैं कह सकता हूं ये आजम खान साहब की पुरानी आदत है। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, कि इस तरीके के बयान मीडिया में न चर्चा चलाए जाए, न ऐसे नेताओं को आप लोग बाइकाट करें, क्योंकि निश्चित रूप से ये लोग शॉर्टकट केक वॉक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। आजम खान साहब का कोई सामाजिक जो उत्थान हुआ है, वो इसी तरीके की बातें करके वो आगे बढ़े हैं। और इनकी बातों से एक बहुत बड़ा वर्ग जिस पे हमला हो रहा है आज के समय में, भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस पे हमला कर रही है, उस समाज को प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा करते हैं आजम खान जैसे लोग। इसलिए ऐसे नेताओं का मैं कहूंगा कि एकदम घोर निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। अरुण प्रकाश जी, जो बाइफिकेशन आपने किया है, जो सेगमेंटेशन किया है, वो किस बना पर किया है? सेना के जब बयान दिए जाते हैं तो उसको आप किसी वर्ग विशेष से जोड़कर देख रहे हैं? नहीं, वर्ग विशेष से मैं कतई जोड़ के नहीं देख रहा हूं। तो क्या मतलब है सर आपके मैं बयान क्या का? कह रहा हूं, आनंद जी मेरी बात पूरी सुने जी। देखिए, झांसी की रानी जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में गई और एक अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया, ये बातें कहाँ खड़ी हो रही हैं? आज झांसे के राजा, जो झांसा देने के राजा हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। और क्या कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले, जब 14 के पहले भी इसी तरीके से कुछ घटनाएं होती थी, तो निश्चित रूप से क्या कहते थे कि एक सर कटा है 10 लाएंगे। कहीं ना कहीं रणनीतियों में कुछ कमजोरी है उस वजह से। और मैं जब कह रहा हूं रणनीतियों में कमजोरी सर बिल्कुल है, तभी चाहे संदीप दीक्षित हो, दिग्विजय सिंह हो, आजम खान हो, उनके बयान ऐसे सामने आ जाते हैं। राजेंद्र तिवारी जी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन उम्मीद हम लोग करें? क्या सख्ती की जरूरत नहीं है? राजेंद्र तिवारी जी। आनंद जी, मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी जी, एक बार जरा सवाल फिर से दोहरा दीजिए। सर, सवाल मेरा यही कि ऐसे बयान लगातार सामने आते जा रहे हैं, लगाम कब लगेगी सर इन पर? कैसे लगाई जाएगी? नहीं, लगाम तो ऐसे लोगों पर जनता लगा देगी आनंद जी। और ये आजम खान जी का ये पहला बयान ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय भी इन्होंने वर्गों में बांट करके बाकी सारी बातें की थी जी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय के ऊपर भी, महामहिम जो है, उनके ऊपर भी टिप्पणी करके विवादों के विषय में आए थे।
और ये तो कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनता है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी और इस पर मुलायम सिंह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए जो सेना के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है जी, ये देशद्रोह की संज्ञा में आता है। मुझे लगता है मुलायम सिंह जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। फसी अहमद साहब के पास मैं आऊंगा कि सेना का जो एक मनोबल होता है, जो सेना का पराक्रम होता है, जो उनकी निष्ठा होती है देश के लिए, उससे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे बयानबाजी करके क्या उनके मनोबल गिराने की कोशिश की जाती है? सबसे पहले तो मैं एक सैनिक की तरह से आपको ये बताना चाहता हूं जिसने लगभग 3 दशक ये वर्दी पहनी है जी, और इसको मैं वर्चुअली पूछता हूं। ये बताना चाहता हूं कि ये इस तरह के बेवकूफ़ी और वाहियात भाषण और बातों से सेना बहुत स्ट्रांग है साहब, उसकी मनोबल पे इन सब बेवकूफ़ियों का असर नहीं होता है। हम अपने लक्ष्य जानते हैं और हम अपना काम करना जानते हैं और हम करेंगे। ऐसे बेवकूफ़ लोगों से ना हम को कोई सरोकार है और ना ही हमारे सेहत पे कोई असर पड़ता है। ये तो साहब हमारे एडवर्स मिरेकल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं जिनका कि जो यहाँ पे पनप रहे हैं इस तरह के लोग, इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। इनको तो ये घृणा के पात्र क्या, ये बल्कि ये इनको तो साहब ब्लैक्ड आउट होना चाहिए हर किस्म से, हर तरह से ऐसे लोगों को। इनको तो इनकी लाइफलाइन है इनको वॉइस मिलना, इनकी लाइफलाइन काट दीजिए, खत्म हो जाएंगे लोग। और जहां तक इतने विशाल देश में इस तरह के बेवकूफ़ी के जो ये लांछन लगाते हैं, इनसे हमारी सेहत पे या हमारे वर्ग सेना की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये मैं एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी के तौर से जिसने कमांड किए हैं लोग, जिसने क्या नाम है ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, वो बोल रहा है। इस तरह की चीजें हम सुनते रहते हैं और जिसको कहते हैं कि थूक दिया करते हैं। अगर इससे मुतासर होने लगे तो हम शायद एक दिन भी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए। मेन ये है कि ऐसे लोगों को इनका क्या कहा जाए साहब, इनको क्या कहा जाए। इन्होंने ये तो पानी और हवा में पॉलिटिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए इससे ज्यादा ऊपर उठना ना मुनासिब है ना इनकी काबिलियत है जी। ये वहीं रहेंगे जहां पे ये थे आज से। जब भी ये जब सर वापस मैं लौटूंगा, कर्नल शिव, एक बात जानना चाहूंगा कि सेना जो अपनी जान न्यौछावर करती है, सेना का जवान शहीद होता है बॉर्डर पर देश की रक्षा के लिए, और उसी सेना को फिर ऐसा सुनना पड़े कि सेना रेपिस्ट है, तो क्या खून नहीं खोलेगा सेना का या देशवासियों का इस चीज के ऊपर? ये बिल्कुल ठीक बात है। हम एक जो भूतपूर्व सैनिक के होने के नाते हमारे बच्चे भी जो हैं, हमारी जनरेशन भी हैं और यंग लोग भी हैं जो बिना अपने परिवार के ध्यान दिए बॉर्डर पे लगे हुए हैं, कठिन से कठिन काम कर रहे हैं। और ऐसा बयान देना एक बहुत ही अपमानजनक बात है जी। और दूसरा मुझे ये लगता है इसके पीछे एक बड़ी साजिश है जी, जो हम नहीं तय कर पा रहे हैं। एक वार है एक हमारे ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर जी। मुझे लगता है कुछ एजेंट्स दुश्मन ने रखे हुए हैं हमारे पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को बयान को तूल देने के लिए जी। जैसे सैयद सलाउद्दीन है जी, एक कमेंट नहीं किया, अमेरिका ने उसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ये एक थर्ड लाइन है जो उनको मनोबल दे रही है कि हमारे भारत के खिलाफ एक सिस्टमेटिक कैंपेन जी। तो इसके लिए बड़े ये षड्यंत्र के रूप में भी देखना चाहिए, क्योंकि इनका कुछ फंडिंग है, कुछ ये खान का भी आप उन्हीं लोगों में शुमार करते हैं, जो ऐसे लोग बयान देते हैं वो भी उन्हीं लोगों में शुमार हैं छिब्बर साहब? हाँ पक्का, ये उसी में है जी कि जो उनका भी ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये जो हमारी सेनाओं का मनोबल नीचे करने के लिए, ये भी एक दुश्मन की बहुत बड़ी टैक्टिक्स होती है। ठीक है, समाजवादी पार्टी सर हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं इस वक्त। सर स्वागत चर्चा में रविदास जी आपका। जानना चाहेंगे, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि कौन सी विचारधारा, कौन सा समाजवाद है जिसके बूते आजम खान ये बयान देते हैं?
हम ये स्पष्ट कर दें कि आजम खान साहब ने जो बयान दिया है जी। वो पार्टी की ओर से बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। एक सर, बात। आजम खान भी समाजवादी दूसरी है ना? बात ये है कि दूसरी बात ये है कि देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले जो सेना के बहादुर जाबाज सिपाही हैं, हमको उन पर गर्व है। और अगर देश के सेना को पूरा अधिकार दिया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 दिन के अंदर लाहौर में तिरंगा फहराता है। और अगर सेना के जवानों को पूरा अधिकार मिल जाए तो वो आतंकवादियों के सारे सेना को फ्री हैंड देने की बात रविदास मेहरोत्रा जी खुद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कर चुके हैं 2 दिन पहले। लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि जो आजम खान जो समाजवादी ही हैं, उसी पार्टी के अंग हैं, उससे पार्टी का लेना देना क्यों नहीं है? ना मुलायम सिंह यादव की तरफ से कोई टिप्पणी सामने आती है, ना इसका बॉयकॉट अखिलेश यादव करते हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर रहा हूं कि ये पार्टी का बयान नहीं है। हम लोग को देश की सेना पर के ऊपर गर्व है और हमारा ये मानना है कि देश की सीमाओं की जब हम घर में सोते हैं, देश के बहादुर जाबाज सिपाही अपनी जान पर खेल करके देश की सीमाओं की रक्षा रविदास मेहरोत्रा जी, जब समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चीज की भर्त्सना कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के संरक्षक क्यों नहीं कर सकते? देखिए, उस संज्ञान में बात आई है, उनसे कहा गया है, आजम खान ने अपना स्पष्टीकरण भेजा है। और क्या स्पष्टीकरण इस बात का हो सकता है? स्पष्ट है। देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को देश के बहादुर जाबाज सिपाहियों पर, सेना पर गर्व है और हमारा ये विश्वास है। राजेंद्र तिवारी, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण भेजा गया आजम खान की तरफ से, लेकिन क्या जो बयान आजम खान ने दिया है उसका कोई भी स्पष्टीकरण तर्कसंगत हो सकता है? नहीं, इसका कोई तर्कसंगत हो ही नहीं सकता। जो बात स्पष्ट से निकली हुई है, लोगों ने कहा है, गलत कहा है। और इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री रह चुके हैं, पहले के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो अगर सपा इस बात से सहमत नहीं है तो अखिलेश और मुलायम सिंह जी माफी मांगे इस सवाल को लेकर के। आजम खान के बयान पर सारे देश की जनता से, जवानों से और देश की जनता से माफी मांगे। अरुण प्रकाश जी इस बात से सहमत हैं? खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक को सामने आके इस बात को कंडेम करना चाहिए। अरुण प्रकाश जी, बड़े भाई हैं जी, मैं कह रहा हूँ राजेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं और वो जब बात यहाँ माफी मांगने की कर रहे हैं तो मुझे बहुत हल्की बात लगती है। अभी उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी, तो क्या वो इस बात की यहाँ घोषणा करेंगे राजेंद्र जी कि आजम खान ने जो बयान दिया है सेना के अदम्य साहस और शौर्य को, सर बीजेपी की बात से पूछ लेंगे क्या कांग्रेस इस बात की निंदा करती है, इस बयान की निंदा करती है? और क्या कांग्रेस भी ये मांग करती है कि अगर पार्टी का स्टैंड नहीं है बयान तो खुद सपा संरक्षक सामने आए, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले सपा संरक्षक और सपा अध्यक्ष, सपा संरक्षक ने तो कल ही कह दिया कि सेना को खुली छूट देनी चाहिए, तो उनके बात तो आप करीब करीब जान ही गए हैं। और अब ये बात सपा अध्यक्ष के, मैं सपा का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन सपा अध्यक्ष के संज्ञान में आया है और रविदास जी कह रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि रविदास जी अगर कह रहे हैं ठीक है सर, गठबंधन धर्म आप निभा रहे हैं, भले बात यहाँ पर सेना की हो, लेकिन खुले तौर पर नहीं बोलेंगे आप इस चीज के लिए। आनंद जी उस बात को ले लीजिए। हाँ। राजेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं जी, क्या ये सरकार जो मैं कह सकता हूं सिर्फ इस देश को गुमराह झूठ बोलने वाली सरकार है, उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देशद्रोही बयान पे अगर विश्वविद्यालय के लड़कों के खिलाफ एक्शन हो सकता है काले झंडे दिखाने पे जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, यही बात फिर आपने संदीप दीक्षित की तरफ से जब बयान आया, दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान आया, तब मांग क्यों नहीं की सर? नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने और कभी भी संदीप दीक्षित जी ने कोई देशद्रोही और सेना के मनोबल गिराने वाला पैनल सर हमारे साथ इस बात का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। रवि सिंह जी आपके पास में आऊंगा कि क्या आजम खान का मानसिक दिवालियापन कहा जाना सही होगा इस बयान को? सस्ती लोकप्रियता को लेकर यह बयान दिया जाता है। आनंद जी, ये पहला मौका नहीं है। आजम खान आज से नहीं
वर्षों से इसी तरीके के विवादित बयानों को लेके ही चर्चा में रहते हैं और ये उनकी बीमार मानसिकता का परिचय है। जी, पूरी तरीके से बीमार है। राज्यपाल के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो, या सेना के खिलाफ हो, सैनिकों के खिलाफ हो, उनका ये एक ही वो है कि वो ऐसे बयान देते हैं। यही नहीं, मैं तो देखा करता था कि विधानसभा के अंदर भी सामने बैठे विपक्ष के सदस्यों के ऊपर भी इतनी खराब टिप्पणियां करते थे, इतनी भद्दी और गंदी टिप्पणियां करते थे कि जो महिलाएं विधायक होती थी वो शर्म से सिर झुका लिया करती थी। तो इसमें इनका कोई इलाज है नहीं, इनकी मानसिकता बीमार है, इनका कोई इलाज होना चाहिए। और इनसे माफी ना मान लीजिए मुलायम सिंह जी इनको स्पष्टीकरण देने के बाद क्या स्पष्टीकरण देंगे? ये जो बात रिकॉर्ड पर है, जो सीधे सीधे कही गई है, जो रिकॉर्ड हुई है, उसमें ये क्या बयान देंगे कि मैंने ये नहीं कहा और ये कहा? ऐसे लोग मतलब देश के लिए क्या, ये तो बिल्कुल भारी, हमारे देश पर भारी पड़ रहे हैं ऐसे लोग। इन लोगों के खिलाफ जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसमें कोई पार्टी इस तरह से कि भाजपा या कांग्रेस या बसपा या सपा इस तरीके का नहीं, ये सेना के खिलाफ बोला गया एक बयान है और ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए। और मैं तो इसके पक्ष में भी नहीं हूं आनंद जी, हम लोग टीवी पर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, मैंने यहाँ आने से पहले देखा सारे चैनल पर आजम खान चल रहे हैं। आजम खान जैसे बीमार मानसिकता के आदमी को हम दिखा के कितना प्रचार दे रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रचारित करने के बजाय मैं फसी साहब की बात से सहमत हूँ, ब्लैकआउट करना चाहिए। बिल्कुल प्रचार के अग्रसर से बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम वो चेहरा लोगों के सामने रहे कि जिस चेहरे को लोकतंत्र के सामने लोग लेकर आते हैं कि हम भी नेता हैं, उस नेता का चेहरा असली क्या है लोगों को पता होना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ यही है सर हम लोगों का। काबिल भी नहीं है ये, माफी के काबिल भी नहीं है ये आदमी, माफी के काबिल भी नहीं है। रविदास मल्होत्रा साहब, ये आजम खान वही है ना जिन्होंने कारगिल के शहीदों में भी मजहब तलाशा था, तब भी आपने स्पष्टीकरण सर मांगा होगा। चाहे वो संदीप दीक्षित हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, आजम खान हो, ऐसे लोग लगातार देश के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर। तिवारी जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। रविदास मल्होत्रा साहब, आजम खान पहले भी शहीदों के साथ काफी पाकिस्तान में जाकर के मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? हो रही है, गलत दिशा में जा रही है, इसे जवाब ले लीजिएगा राजेंद्र भाई। जी बिल्कुल सर, वापस लौटूंगा आपके पास। रविदास मल्होत्रा जी, आजम खान पहले भी करगिल के शहीदों में मजहब तलाश चुके हैं, आजम खान वही हैं, तब भी स्पष्टीकरण आपने मांगा होगा, अब फिर स्पष्टीकरण क्यों नहीं पार्टी की तरफ से स्टैंड लिया जाता? अगर पार्टी का स्टैंड ये नहीं है जो आजम खान कह रहे हैं तो। मैं बात सहमत हूं कि हम ये बात कहते हैं कि देश की सेना के बहादुर जवान। सर कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। रविदास मल्होत्रा जी, कर्नल एमपी छिब्बर साहब, पार्टी की तरफ से स्टैंड ना लिया जाना, अखिलेश यादव का चुप रहना क्या दर्शाता है? एक आम आदमी क्या समझेगा कि अगर नेता की तरफ से बयान दिया जा रहा है, पार्टी सहमत नहीं है, तो पार्टी आकर फिर अपना बयान देना कि हम इस चीज से सहमत नहीं है। नहीं, मैं ये कहूँ, अभी मैंने सुना कि कुछ पार्टी के उन्हीं कुछ प्रवक्ता जो हैं वो इस बयान की निंदा कर चुके हैं जी। तो इसमें पार्टी विशेष, क्योंकि अभी ये जो नेता लोग हैं अपना, मैंने पहले का वजूद खो बैठे हैं, अपनी एक जो पॉपुलरिटी के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए और पता नहीं किस अदर कारणों से, जो मैंने पहले बता चुका हूं जी, कि ये फौज को बदनाम करना, देश को बदनाम करना इनका एक प्रोफेशन सा हो गया है। चाहे सरकार ठीक कदम ले, चाहे सेना ठीक कदम ले, उसकी निंदा करना है। मैंने अभी तक ऐसे पॉलिटिशियन को देखा नहीं कि सेना की कभी इन्होंने प्रशंसा की हो। आप कोई भी देख लीजिए, शुरू से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 47 से और आज तक जी, सेना ने हमेशा यही अपने देश में नहीं बाहर के देशों में भी इतना अच्छा काम किया है कि सभी देश हमारी भारतीय सेना की मिसाल देते हैं जी। और ये लोग अपने देश के होके भी देश के नहीं रहे जी, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल। फसी अहमद साहब, सेना दुश्मन की गोलियों का जवाब तो देना जानती है, लेकिन नेताओं की गालियों का जवाब कैसे देगी? ये पहली बात तो कोई जरूरी नहीं है, और शुक्र कीजिए इस मुल्क की सेना बहुत ही प्रोफेशनली लेड और प्रोफेशनल है कि वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है, अपने काम को और लक्ष्य को बिना भूले हुए जी। मैं रविदास मल्होत्रा साहब को सिर्फ एक चीज याद दिला दूं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, जिन्हें वो खुद एक सेना परिवार में ब्याए हुए हैं, वो खुद एक सैनिक, उनकी पत्नी सैनिक की बेटी हैं, तो एक सैनिक की बेटी है उनकी पत्नी, अखिलेश की पत्नी, ठीक है। तो
उनको कुछ अपने ही वहां से सीख लेना चाहिए था, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये एक्चुअली पार्टी को दर्शा रहा है, पार्टी की मानसिकता को दर्शा रहा है ये जी। नॉट दैट मैं किसी और पार्टी को बड़ा ऊपर मांगता हूं, क्योंकि इस तरह के बेवकूफ़ी के बयान हर जगह से आए हैं मुख्तलिफ वक्तों पे, लेकिन ये घिनौना और गंदा बयान जो है इसका तो बिल्कुल कोई पैरेलल नहीं है अभी तक जी। तो इसलिए इनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप जो बोलना है बोलते रहिए और खुदा का शुक्र कीजिए कि इस मुल्क की फौज निहायत ही प्रोफेशनल है और वो इन सब चीजों को गार्बेज आउट करना जानती है। ठीक है। अरुण प्रकाश जी, क्या देश की राजनीति में भारतीय सेना और अफसरों को अपशब्द कहने का चलन आ चुका है सस्ती लोकप्रियता के हिसाब से, इसलिए ऐसे बयान सामने आते हैं? मैं तो इस बात की घोर निंदा करता हूं और हमारी पार्टी भी सेना के खिलाफ कभी भी उस ऐसे बयानों की निंदा करती है जी। लेकिन ये जो स्थिति पैदा हुई है, मैं इसका बचाव भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि जब सेना के खिलाफ इस ढंग के बयान आ रहे हों जी और हमारी सेनाएं सजग प्रहरी के रूप में कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, बांग्लादेश के बॉर्डर पे हो, रोज समस्याओं से घिरी हुई हो और तमाम चीज़ों को जितना अभी कर्नल फसीह अहमद साहब ने कहा कि जितने प्रोफेशनल ढंग से हमारी सेना उन चीज़ों को जवाब दे रही है जी, तो उसको प्रश्न के दायरे में, और इतना घिनौना बयान पहली बार आया है जी, इतना घिनौना बयान जी। तो मैं तो चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि इसके खिलाफ कोई एक्शन, अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि देशद्रोही बात है जी, तो जब आप देशद्रोही बात रोहित बिमला के लिए कर सकते हैं, कन्हैया कुमार के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि साहब अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो आखिरकार आजम खान साहब और लगातार, लेकिन ये सूट करता है पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं आनंद जी जो कहना चाहता हूँ, ये सूट करता है जी। जो दिल्ली में आज पार्टी बैठी हुई है और लखनऊ में जो भी पार्टी बैठी हुई है, उसको सूट करता है आजम खान टाइप लीडर्स। हाँ। इसलिए इस बात को संरक्षण दिया जाएगा जी। और इसको मैं कह रहा हूं, कर्नल फसीह अहमद साहब यहाँ बैठे हुए हैं जी, इसलिए भी कह रहा हूं कि ये घुमाया जाएगा बात को सेना के बहाने इसको हिंदू और मुस्लिम फिरकों के तहत बांटा जाएगा। जब एक तरफ अभी राजेंद्र भाई ने तमाम नाम गिनाए कि साहब फला ने फला बयान दिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि साहब जब आप किसी के घर में क्या पक रहा है जी, वहां तक आप जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हाँ। आप ये स्थिति गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं जी, महेश शर्मा जी क्या बोलते हैं हाँ। योगी आदित्यनाथ जी जो स्वयं आज उत्तर प्रदेश के सेना से खींचकर चीजों का आप धर्म और संप्रदाय पे ना लाएं तो बेहतर होगा सर। बहुत उकता चुके हैं लोग धर्म की राजनीति देखकर, संप्रदाय की राजनीति देखकर। सूट करता है ठीक है। राजनीति तिवारी से सर इस बात का जवाब मैं जरूर लूंगा कि जब देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है तो वैसा एक्शन क्यों नहीं होता, लेकिन उससे पहले अरुण प्रकाश जी, मैं कह रहा हूँ कि सूट करता है अरुण प्रकाश जी, उससे पहले एक बात मैं जानना चाहूंगा सर आपसे। जी हाँ सर, एक सवाल का जवाब सिर्फ दे दीजिएगा कि कश्मीर विवाद के बीच दिग्विजय सिंह कहते हैं, करेंगे सर कश्मीर विवाद के बीच दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कश्मीर लोगों को एक तरफ आतंकवादी मारते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान। वो उस वीडियो को भी नकार देते हैं जिसमें सीआरपीएफ के जवान को पत्थर लोग मार रहे होते हैं, उसको पीट रहे होते हैं, जबकि जवान के कंधे पर हथियार होता है, लेकिन वो हथियार के इस्तेमाल की बजाय उनकी मार सेना ज्यादा पसंद करता है। ये सहनशीलता है भारतीय जवानों की। तो दिग्विजय सिंह को के बयान को कैसी तराजू में तोलेंगे आप? दिग्विजय सिंह ने कभी भी पत्थरबाजों का समर्थन नहीं किया और दिग्विजय सिंह ने कभी नहीं कहा कि सीआरपीएफ या भारतीय सेना के ऊपर आज पत्थरबाज हमला नहीं कर रहे। ये हमले कब शुरू हुए हैं? 90 में कश्मीर सर, ये तो आपने कहा कि कश्मीर के लोगों को एक तरफ आतंकवादी मारते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय सेना। आनंद जी जरा इसको क्लासिफाइड कर लीजिए जी। 89 तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। 90 में आकर जब विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में और आडवाणी अटल के समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनी तो कश्मीर की हालत खराब हो गए। आज फिर 2017 में इस देश सर इतने पुराने इतिहास में जाएंगे तो बीजेपी फिर सर जिस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लागू हुआ था आजादी के बाद में वहां पहुंच जाएगी। सर बहुत पुरानी बातें छिड़ जाएंगी, इतिहास हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे सर इस चीज के बारे में। प्रधानमंत्री 90 से
यहाँ सेना के लोग बैठे हैं, अरुण जी को गुमराह याद मत करने की कोशिश दिला कीजिए। 90 से हालत खराब हुई, 91 में चुनाव ठीक है अरुण जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। ओके, गुमराह मत करिए जी अरुण जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि गुमराह राजेंद्र तिवारी जी, की सत्ता जब में देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है आपकी तरफ से, कहा जाता है देशद्रोह है, तो उसी के मुताबिक एक्शन क्यों नहीं होता फिर? आनंद जी, इस प्रकार की कोई भी भाषा बोले, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, वो सीधे सीधे देशद्रोह के कैटेगरी में आता है जी। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, ये टीवी के चैनल पे हो, ये टीवी के चैनल पे हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, हम कह रहे टीवी के चैनल पे कैटेगरी में आते हैं। मणिशंकर अय्यर को आप कन्हैया कुमार के खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ, आप कन्हैया कुमार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जाकर आप अभी मुख्यमंत्री योगी को लोगों ने काला झंडा दिखाया, मुख्यमंत्री काला को सर यही दर्शक दुर्भाग्य है कि जब भी देश हित की बात की जाती है तो उस वक्त राजनीतिक बयानबाजी में लोग उलझ जाते हैं। रविंद्र सिंह साहब, सेना के ऊपर बात चल रही है, अरुण प्रकाश खींचकर उसको धर्म और संप्रदाय में बांटने की कोशिश करते हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से देशद्रोह कहा जाता है, लेकिन काम उसके मुताबिक, सजा का ऐलान उसके मुताबिक होता नहीं है। अपनी बात आप मेरे मुंह में मत डालिए सर, मेरी क्या बात? आप कह रहा हूं कि मैं नहीं बांट रहा हूं जी, नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूं। हाँ। ना कांग्रेस पार्टी बांट रही है। हाँ। ये बहस सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ये बहस सूट करता है, ऐसी बातें सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को। तभी भारतीय जनता पार्टी संदीप दीक्षित इसको इस तरफ ले जाना चाहती है। दीक्षित ने क्या कहा है आप सोच सकते हैं सेना के प्रमुख रविंद्र सिंह साहब। रविंद्र जी, आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा, जो बात कर रहे हैं अरुण प्रकाश जी और जो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं राजेंद्र तिवारी जी। मैं राजन जी से पूछ तो रहा था कि भाई ये क्यों अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा ठीक है अरुण प्रकाश जी, वापस मैं लौटूंगा सर, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनकी राय भी बहुत अहम हम लोगों के लिए है। मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाना क्या देशद्रोह है? सर वापस मैं लौटूंगा आपके पास। विश्वविद्यालय के बच्चे देशद्रोह में जा सकते हैं, हाँ। तो आजम खान क्यों नहीं? अरे इस बात का जवाब क्यों नहीं देते राजन जी? जेपी ने जब आंदोलन अरुण प्रकाश जी और राजेंद्र तिवारी सर, दोनों से दरख्वास्त है, चर्चा का आप चर्चा रहने दें, राजनीतिक बहस न बनाए सर। वो याद नहीं आ रहा, कांग्रेस और बीजेपी की अगर आपसे राइवलरी है सर, उसको बाहर निपटाइएगा। यहाँ पर चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। रवि सिंह जी, सर वापस लौटूंगा तिवारी जी। लेकिन 42 साल की बातें खोद रहे हैं, के आसपास का ही 42 साल की बात खोद रहे हैं। संदीप दीक्षित का बयान, अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इमरजेंसी में रेलें कैसे ठीक चल रही थी। ये सारे कैटेगरी में आते हैं। सर बहुत विनम्र निवेदन आपसे है सर, बात खोदते हैं आप दोनों से, अरुण प्रकाश जी, राजेंद्र तिवारी जी, चर्चा को सर चर्चा की तरह चलने दें, आप किसी राजनीतिक बहस ना बनाए। अपना अपना पक्ष दोनों रखते जाएंगे तो सर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, ना ही उसका कुछ निष्कर्ष हम लोग निकाल पाएंगे। रविंद्र सिंह जी, जो पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो जाती है, अगर हम कोई भी चर्चा कर रहे हो, अगर सेना के सम्मान की बात भी करते हैं, वहां पर भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू, तो फिर उम्मीद हम करें कि अंततः हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। नहीं आनंद जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि किसी भी मुद्दे पर, वो मुद्दा राजनीतिक हो या ना हो, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है जी। आजादी की अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे मुंह में आए वो बकने लगे, और ऐसी चीजों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी लोग इन चीजों को राजनीतिक रूप से भुनाने लगते हैं। पिछले दिनों ऐसा कोई, प्रकाश करात साहब ने भी बयान दिया, पिछले दिनों बयान था उनका जी। संदीप दीक्षित का बयान भी बहुत खराब बयान था, उन्होंने भी दिया जी। और अब आजम खान साहब आए, तो इस तरीके के नेताओं के बयान, ये जो नेता हैं पॉलिटिकल पार्टी में होना अलग बात है, लेकिन देश एक अपनी जगह पर है, और जब हम बात करते हैं देश की और सैनिकों की, तो हमें सेना और देश का सम्मान हमारे सामने आता है। और ये बयान एक ऐसे समय पे आया है जब कश्मीर में बहुत नाजुक स्थिति है, जहां हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, अभी उसको सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर 2 दिन से हमला कर रहा है। ऐसे वक्त पर सेना के बारे में आजम साहब का जो बयान आया है, उससे हम क्या संदेश देना चाहते हैं, और इसका अगर इस तरीके के बयानों का राजनीतिकरण किया गया तो ये बहुत ही खराब बात होगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे भाजपा के लोग हों, एक सवाल जो पूछ रहा हूँ, शायद आजम खान के समर्थक है उनको कड़वा लगे, लेकिन क्या आजम खान सरीखे लोगों के होते हुए पाकिस्तान जैसे दुश्मन की हमें जरूरत है क्या? हमारे तो अंदर ही कितने पाकिस्तान बने बैठे हैं ऐसे लोग जो बयानबाजी करते हैं। यही लोग काफी हैं, ऐसे ही लोग काफी हैं।
फसी अहमद साहब, सुरक्षा के लिहाज से कौन ज्यादा खतरनाक है, जो दुश्मन जो बाउंड्री के पार बैठा है, बॉर्डर के पार बैठा है, या ऐसे लोग जो ऐसे बयानबाजी करते हैं? देखिए, सामने के दुश्मन को तो हम पहचानते हैं और उसके लिए कारगर तैयारियां भी हैं और वक्त वक्त के ऊपर उसको जवाब भी दे देते हैं जिस भाषा में उसे समझ में आता है जी। अफसोस ये होता है जब पीछे से वार होता है, पीठ के ऊपर वार होता है। अभी आपने देखा जो जिस स्तर का पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा था उससे आजम खान जैसे लोगों को ही तूल मिलेगा, बिल्कुल उनको मौका मिलेगा, उनको एस्केप रूट्स मिलेंगी जी। मैं अब एक बार फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, आज के पॉलिटिशियंस, 2017 के पॉलिटिशियंस को बता दूं कि भारतीय सेना के हर जवान, हर अफसर का पहला मजहब है नाम नमक निशान जी। हम सिर्फ इसके लिए खड़े होते हैं और बाकी जितने मजहब हैं दुनिया में, जितने मजहब हैं इंक्लूडिंग जो हमारे एडवर्सरीज का मजहब है, उसको भी इज्जत करते हैं जी। लेकिन हम अफसोस ये है कि जो आपने बात कही कि जो पीछे से वार कर रहे हैं, जो क्या नाम है मीडिया का इस्तेमाल करके और ये एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 4 लोगों को इकट्ठा करके और एक गंदी सोच सामने लेके आते हैं, उनके लिए जी क्या बताया जाए जी। हम एक ही बात बार बार दोहरा सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हमारी सेना जो है वो बहुत ही प्रोफेशनली लेड है और बहुत ही प्रोफेशनल है। इस तरह के बयान देने वालों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिस पाकिस्तान तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ वैसी सेना नहीं है, वरना ऐसे लोगों का मुंह शायद सेना खुद बंद कर चुकी होती है। 2 मिनट आपको बोलते हैं 30 सेकंड, हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट है 30 सेकंड। 30 सेकंड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जी। बिल्कुल। छिब्बर साहब, आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा जाता है, सेना को रेपिस्ट कहा जाता है, उसके बाद स्पष्टीकरण देने की बात होती है, माफीनामा देने की बात होती है, लेकिन स्पष्टीकरण और माफीनामा क्या काफी है? ये बिल्कुल काफी नहीं है। एक कुछ हमें हमारी सरकार को जो भी सेना के खिलाफ, क्योंकि एक ये भी एक वार का टैक्टिक्स है कि मनोबल नीचे करना, और ऐसे जो बयान हैं उन पर लगाम देने की जरूरत है जी। और उसके लिए या तो एक कानून लाया जाए और यह सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बाकी कुछ नहीं बोले। अब हम नहीं जानते ये जो भी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, यहाँ भी ये एक तरह की वार है जी, जो हम एज ए कॉमन आदमी नहीं इसको देख रहा, पर एज पर जो अक्रॉस द बॉर्डर है एक वार स्ट्रेटजी। हमारी कन्वेंशनल वार अब भूल जाएं कि हम तोपो गन से जाएंगे, आर्मर टैंक से जाएंगे, जमाना खत्म हो गया है। ये एक्चुअल वार है जी। और हमारे देश के राजनेताओं को ये जानना होगा और फील करना होगा जी कि हम एक बॉर्डर क्रॉस एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो आम जनता को नजर नहीं आ रही जी। पर आप हमारी सेना के पास जाइए जी, वह हर दिन, हर रात, हर घंटा जी जिस मुशक्कत से वो काम कर रहे हैं जी, और कोई शिकायत नहीं, छुट्टियां उनको नहीं मिल रही, पर तब भी वो लड़े जा रहे हैं जी। और आप यदि ऐसी बयान देंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसके लिए कानून आना पड़ेगा, या सरकार को एक सख्त से सख्त कानून लाके ऐसे आदमियों को हमेशा चुप करना पड़ेगा। बिल्कुल। रविदास मल्होत्रा साहब, गायत्री प्रजापति जो कि रेप के आरोपी हैं, उनसे मिलने मुलायम सिंह यादव जाते हैं, उनके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत गलत उनके लिए लगता है, उनको लगता है कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है, गलत आरोप लगाए गए हैं, उनके लिए संवेदनशीलता है। लेकिन जिस सेना के लिए वो फ्री हैंड की बात करते हैं, वो रक्षा मंत्री खुद भी रह चुके हैं, उस सेना को ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सेना के लिए किया जाता है, क्या उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है मुलायम सिंह यादव के पास? कि ये पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है, और हम लोग जो लगातार सेनाओं के बारे में लोगों ने बयान दिए हैं जी, उसकी निंदा करते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि जो सेना के जवान हैं, जो जात और धर्म से ऊपर उठ करके देश के सीमाओं की रक्षा करने का काम रविदास मल्होत्रा साहब, मीडिया की पहुंच इतनी तो है आज की तारीख में कि मुलायम सिंह यादव तक आजम खान का बयान पहुंच गया होगा, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह की चुप्पी क्या दर्शाती है? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट किया कि उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, कार्रवाई के लिए
आज उन्होंने बयान दिया है और आज ही स्पष्टीकरण मांगा। सर, इतने वक्त से आप राजनीति कर रहे हैं, इतने वक्त से मुलायम सिंह यादव के साथ हैं, आजम खान को आप देख रहे हैं, ऐसे बयानों के लिए क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? इतने अनुभवी राजनेता आप हैं। पहले आपसे कहा कि राजनैतिक जो चीजें हैं वो अलग हैं। सेना जात और धर्म और राजनीति से ऊपर है। सेना के जो बहादुर जाबाज सिपाही हैं। सर, क्या आपकी समझ के हिसाब से ऐसे बयान का कोई भी स्पष्टीकरण मान्य हो सकता है? देखिए, हमारे हिसाब से तो इस बयान पर चर्चा करना गलत है। उनके बयानों को गंभीरता से आप मत लीजिए, उनके बयानों को संज्ञान में आप मत लीजिए। हम जो बात आपसे कह रहे हैं कि अगर देश की जो बहादुर जाबाज सिपाही हैं उनको अधिकार मिले, सर आप पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, उनसे सारे पद छीन लीजिए, सिक्योरिटी जो दी हुई है वापस ले लीजिए, आम इंसान को कर दीजिए, तो शायद उनके लिए अलग तरीका आ जाएगा। आज सारे जो भी सुनिए, आप उसी को दिखाते हैं। हम ये अगर कहेंगे कि देश के जवान इतने बहादुर हैं कि उनको पूरे अधिकार मिले, उसमें सर आपके कहने की जरूरत नहीं है, देश की सेना उतनी बहादुर है। लेकिन जो आरोप आप लोग लगाते हैं, जो आरोप राजनीति के लगाते हैं, आजम खान ने लगाया है, उसके ऊपर सवाल खड़े हैं, तो सवाल तो सर पूछा ही जाएगा और जवाब देने के लिए बाध्य हैं आप लोग, उसी पार्टी से हैं। स्पष्ट ये कह रहे हैं कि देश के सेना पर हमें गर्व है। देश के जो सेना के जवान हैं उनकी शौर्य, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी। तो फिर अखिलेश यादव क्यों सवाल उठाते हैं कि गुजरात से कोई सेना में भर्ती हुआ कि नहीं हुआ, गुजरात से कोई शहीद हुआ कि नहीं हुआ? और वो देश की सीमाओं की जो रक्षा करने का काम कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर इतनी शिद्दत समाजवादी पार्टी की है तो अखिलेश यादव क्यों सवाल उठाते हैं कि गुजरात से कोई शहीद हुआ कि नहीं हुआ? कोई हुआ हो तो नाम बताओ। माध्यम से रविदास जी से 2 सवाल करना चाहता हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी अभी प्रजापति जी से मिलने गए थे। राजेंद्र जी वापस लौटूंगा सर, अपनी बात आप रखिएगा। एक तो सुन लीजिए राजेंद्र जी, अपनी बात आप रखिएगा सर, मैं सर जवाब ले लूं सर से। के बाद उनके ऊपर FIR हुआ है, तो क्या उसको गलत मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए आनंद जी, के बयान को मानते हैं कि नहीं? अगर देश के किसी एक जवान का सर कटता है तो उसका बदला पाकिस्तान में घुस करके देश की सेना ले। हम तो इस बात के पक्ष भी नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मां के पैर छुए। हम तो इस पक्ष में भी नहीं है कि देश के सरकार को सरकार अधिकार दे। सर कहां की बातें कहां लेकर रविदास जी आप जा रहे हैं? अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे, नसीहत आप प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं। कम से कम जो आपके बस में है, कम से कम वो तो कीजिए। अगर आप नई पार्टी इस बात से सहमत है तो बाइकआउट करे बयान का, आजम खान को पार्टी से बाहर करे, दंडात्मक कार्रवाई करे उनके ऊपर। मेरे बस में जो है, मैं कह रहा हूं कि देश की सेना पर हमको गर्व है। क्या हैसियत है जो कर देंगे? जो जाबाज जिनको करना है वो तो बोल नहीं रहे के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करते हैं। प्रजापति को भी क्लीन चिट दे ठीक है सर, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। राजेंद्र तिवारी साहब, करने की बात आप लोग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या किया गया है आज तक ऐसे बयानों के खिलाफ में? प्रवक्ता आते हैं डिबेट में, वो देते हैं कि देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्या कभी सिफारिश की है आप लोगों ने इस चीज के लिए? आनंद जी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सरकार ने अभी तक ऐसे बयानों के खिलाफ अभी तक सख्त कदम नहीं उठाए। नहीं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग, शांति भूषण जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, संदीप दीक्षित जैसे लोग ये बयान नहीं देते। लेकिन सरकार ने संज्ञान लिया है। तो यानी कार्रवाई में ढिलाई बरत का बढ़ावा आपकी तरफ से भी दिया जा रहा है। कार्रवाई होगी, ऐसी कठोर कार्रवाई होगी। यही तो मैं कह रहा था आनंद जी, जो सेना पर किसी प्रकार कोई कमेंट नहीं कर। सर यानी अगर कार्रवाई में ढिलाई है, इसका मतलब तो ये है ना कि आप बढ़ावा मिल रहा है इस चीज को। अब इतना सरकार में कोई ढिलाई नहीं है, लेकिन इनकी कार्रवाई की समीक्षा की कोर्ट ने। सर कहना सिर्फ आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कहना यही है कि नेताओं के लिए बड़ा आसान होता है कि किसी को गाली दो, अपशब्द कहो, बवाल मचे तो माफी मांग लो। गाली गलौज पर हैरानी नहीं होती सर, लेकिन जो सेना देश के बॉर्डर पर खड़ी होती है देशवासियों के लिए, उनको अपशब्द कहें तो आश्चर्य और शर्मिंदगी जरूर होती है। रवि सिंह जी, छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा कि देश की राजनीति में पहले नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री पर खून की दलाली का आरोप लगा हो या सेना के पराक्रम के ऊपर सवाल निशान उठाए गए हो। बदलती परिस्थितियों में ऐसे सवाल कहां से उठने लग गए? बदलती परिस्थितियों में ऐसी चीजें कहां से पैदा हो गई?
देखिए, जो बात हम लोग कह रहे हैं वो ये है आनंद जी कि टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। टॉलरेंस नाम की चीज रही नहीं है और हर चीज को राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से भुनाने की हर पार्टी की कोशिश होती है। हर पार्टी उसको उसमें राजनीति करके कैसे उसका राजनीतिक लाभ उसको मिले, सिर्फ इस पर बयानबाजी होती है। जी। आजम खां का बयान माफी योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। और जहां तक कार्रवाई की बात है तो हम आखिर अव्यक्त की आजादी को कितनी आजादी देना चाहते हैं, कहां तक हम आजादी देंगे लोगों को कि जिसके जो जी में आए, जब जी में आए, वो किसके लिए कुछ भी बोले। अब हम लोगों के बेडरूम तक घुसने लगे हैं, इतनी आजादी पर हमला हमने कर दिया है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे आजादी और स्वच्छंदता के बीच से हमको लकीर खींचनी होगी और उसके हिसाब से निर्धारण करना होगा, तो शायद हम लोग बेहतर स्थिति में कोई ऐसी तय करनी होगी जिससे कि ऐसे लोगों पर पाबंदी लग सके और लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल ठीक है सर। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझने की कोशिश करनी होगी कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए या फिर अगर राजनीति में जमीन आपकी कमजोर हो चुकी है उसको मजबूत बनाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान ना दें। जनता शर्मिंदा होती है। बाहर के लोग अगर पूछेंगे कि आपके देश में कैसे राजनीतिज्ञ हैं तो वाकई में शर्म से झुक जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल लोकतंत्र में सिर्फ इतना।